Let us look at explanation 5 to section 916. This was actually acted by the Finance Act 2012, and it was intended to clarify a few things. So first, before we get into the legal part of it, let us just try and understand what exactly does it deals with. Now suppose there is a foreign company and there is an Indian company. This foreign company has a transponder. A transponder is what? In the satellites, there are certain transponders which help in terms of transferring some signals. Right. Now, when this Indian company was using the transponder, many courts held that such a payment would not be royalty. And the reason, some of the reasons which were given was that when this transponder is used, it is used by the foreign company. It is not a use or any right is given to the Indian company in connection with such transponder. And second reason which was given for non-taxability was that it was not in India as such. To nullify these decisions and make the provision clear, the Finance Act 2012 inserted explanation 5 to section 916. Now, what did this explanation say? It said कि royalty includes and has always included. मतलब एक तो ये कि ये आज के डेट में जो भी इस तरह की पेमेंट है वो इंक्लूड होगी, और आज से पहले भी हमेशा हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी किसकी, टैक्स अथॉरिटीज़ की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इट ऑलवेज इंक्लूडेड. नाउ दिस काइंड ऑफ अ वर्डिंग इज यूज्ड टू गिव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू सम clarification. So sometimes what happens is explanations are meant to be clarificatory in nature. मतलब इनकम टैक्स में अगर कोई एक्सप्लेनेशन होती है उसका पर्पस ये होता है कि कोई सेक्शन अगर है, इसके प्रोविजन में कोई पॉइंट है जिसपे दो व्यूज पॉसिबल हो सकते हैं. एक्सप्लेनेशन का पर्पस ये होता है कि वो उस दो व्यू को कम करके एक व्यू करने की कोशिश करे. तो एक्सप्लेनेशन जब भी ऐड होती है, गवर्नमेंट का इंटेंशन ये रहता है कि भाई ये एक क्लैरिफिकेटरी है, मतलब ये लॉ में हमेशा से थी, सिर्फ हमें एक्सप्लिसिटली अब मेंशन करके आपको बता रहे हैं कि ये हमेशा से थी वहां पर. तो इसको एडिट करने का पर्पस क्या हुआ कि जो ये डिसीजंस थे पुराने वाले, एक तरह से वो नलीफाई हो गए. नलीफाई मतलब ओवर रूल हो गए. क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई ये डिसीजन ने जब जो भी हेल्ड किया है वो तो एक बात है, बट उसको इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी जब आपने डिसीजन दिया कि भाई इसमें हमने ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था. अब मैं सिर्फ इस पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए बोल रहा हूँ. सो रॉयल्टी इंक्लूड्स एंड हैज़ ऑलवेज इंक्लूडेड कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट, प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन. अगर आपने कोई राइट लिया है, कोई प्रॉपर्टी ली है या इंफॉर्मेशन यूज़ की है, उसके लिए कोई भी कंसिडरेशन जो आपने पी की है वो रॉयल्टी में इंक्लूड होगी, वेदर और नॉट, चाहे या हो या ना हो. मतलब क्या हो या ना हो, द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ सच राइट, प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन इज विद द पेयर. हु इज द पेयर हियर? आइको 1. वो कह रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी का पोजेशन अगर आइको 1 के पास है भी नहीं तो भी ये रॉयल्टी की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा. सच राइट, प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन इज यूज्ड डायरेक्टली बाय द पेयर. ये डायरेक्टली इस ट्रांसपॉन्डर को यूज नहीं कर रहा है. यूज कौन कर रहा है? फॉरेन कंपनी कर रही है सर्विसेज रेंडर करने में. बट चाहे यूज ये करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टू चेक कि ये अमाउंट रॉयल्टी होगा या नहीं होगा. द लोकेशन ऑफ सच राइट, प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन इज इन इंडिया. ये इंडिया में है या इंडिया के बाहर है, डजेंट मैटर. लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल. एफको वॉज ओनर ऑफ सैटेलाइट्स विच वर प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. एफको के पास कुछ सैटेलाइट्स थी जो ऑर्बिट में थी. दो सैटेलाइट्स नीदर यूज द इंडियन ऑर्बिट स्लॉट्स nor they were positioned over Indian airspace. अब under the international rules, certain airspace above a country are designated to be that country's airspace. तो अगर इंडिया है,
इसके ऊपर कुछ एरिया जो है एयर स्पेस, वो इंडियन एयर स्पेस कहलाता है. वाई? क्योंकि यहाँ पर एयर पे जो भी मूवमेंट होगी वो कंट्रोल करने का राइट इंडिया को है. सिमिलरली इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंट्रीज. तो जो ये सैटेलाइट थी, ना तो ये इंडियन ऑर्बिट स्लॉट्स में थी, ना ही ये इंडियन एयर स्पेस के ऊपर थी. It entered into a transponder leasing agreement with TV channels who desired to utilize the transponder capacity available on its satellite to relay their signals. इंडिया में कोई टीवी चैनल था, इसको अपने सिग्नल भेज के इस ट्रांसपॉन्डर के थ्रू वो रिले करवा रहा था. कहाँ पर? बाकी पूरे इंडिया में, या मे बी इवन आउटसाइड इंडिया. द इशू वॉज, जब ये ट्रांसपॉन्डर लीजिंग एग्रीमेंट कर रहे थे, इसके लिए जो आप पे कर रहे हैं, क्या ये रॉयल्टी इनकम है या नहीं है. इन दिस केस सम ऑफ द अदर फैक्ट्स आर, द कस्टमर डज नॉट एक्वायर द फिजिकल पोजेशन ऑफ द ट्रांसपॉन्डर. कैन नॉट बी, इट्स अप देयर इन द स्काई, बट सिंपली इट्स ट्रांसमिशन कैपेसिटी. मतलब एक कैपेसिटी एलोकेट कर दी गई इंडियन कस्टमर को कि आप इतनी कैपेसिटी तक सिग्नल भेज सकते हैं और वो सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएंगे. सैटेलाइट इज ऑपरेटेड बाय द लेसर foreign company. Location of such satellite is not in India. We already discussed that. Transponder is not directly used by the customer. Who's the customer? ICO 1. Whether such transponder leasing agreement would fall in the definition of royalty under section 916. जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि जो ये एक्सप्लेनेशन है रॉयल्टी की, उसके अंडर एज पर एक्सप्लेनेशन 5 to section 916, this consideration will be there even if all these conditions are not satisfied. In the given case, how does it apply? The possession of transponder is not with the payer. But does it matter? No. Transponder is not used directly by the payer. Even that doesn't matter because definition में specially बोला है. And the location of transponder is not in India. ये भी matter नहीं करता. Thus, after insertion of explanation 5, it may fall in the definition of royalty under section 916. However, definition of DTAA would also need to be considered. इसमें फॉल करने के बाद ये इनकम डीम टू अक्रू और राइज हो गई इंडिया में अंडर द एक्ट. लेकिन अगर ये DTA में रॉयल्टी क्वालिफाई नहीं करता है, तब ये रेलेवेंट नहीं होगा. मीनिंग ऑफ प्रोसेस. अगेन एक फाइनेंस एक्ट 2012 ने वापस से एक और एक्सप्लेनेशन ऐड की थी, एक्सप्लेनेशन 6 to section 916. एंड व्हाट डिड दिस एक्सप्लेनेशन से? दिस वाज अगेन एडेड विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम June 1, 1976 टू प्रोवाइड दैट द टर्म प्रोसेस, यहाँ प्रोसेस का एक मतलब बताया था, और इसको क्यों किया मैं भी बताता हूँ आपको. Process includes and shall be deemed to have always included, मतलब ये retrospective implication हो गया. Transmission by satellite, एक satellite जो है जो transmit कर रही है, including uplinking, amplification, conversion for downlinking of any signal, cable, optic fire or by any other similar technology, whether or not such process is secret. जब भी एक सिग्नल अपलिंक होता है एक पर्टिकुलर फॉन्ट पे या फॉर्मेट में, ये सैटेलाइट इसको प्रोसेस करती है. मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट में एक ट्रांसफ़र होता है और दूसरी यूनिट में ये वापस डाउनलिंक होता है, जहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है. इस जाने में, अपलिंक होने में और डाउनलिंक होने में देयर इज अ प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व थ्रू विच द सिग्नल्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर एंड डाउनलिंक्ड. The issue was whether this process can be said to have been used by the customer who's uplinking these signals. Payment for the use of a process amounts to royalty. Payment for use of process will amount to royalty. कुछ DTAA में वर्ड यूज्ड है सीक्रेट प्रोसेस, कि अगर कोई सीक्रेट प्रोसेस होगा तो ही पेमेंट जो है वो रॉयल्टी होगी.
इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप कोई प्रोसेस यूज़ कर रहे हो किसी का और उसके लिए पेमेंट कर रहे हो, वो हमेशा हम लोगों का इंटेंशन यही था कि वो रॉयल्टी की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। हमारे हिसाब से इनकम टैक्स एक्ट में ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये प्रोसेस सीक्रेट है या नहीं है। ऑफ कोर्स सेम चीज़ हम यहाँ भी अप्लाई करेगी कि अगर कोई प्रोसेस यूज़ करने के लिए आप पेमेंट करते हैं तो वो एक्ट में रॉयल्टी हो जाएगी, बट आपको ट्रीटी में देखना पड़ेगा क्या ट्रीटी में एक प्रोसेस रॉयल्टी की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। अगर है तो इट विल क्लासिफाई एज रॉयल्टी, अगर नहीं है प्रोसेस तो इट विल नॉट बी रॉयल्टी। अगर ट्रीटी में मेंशन्ड है कि प्रोसेस शुड बी सीक्रेट और ये प्रोसेस सीक्रेट नहीं है, देन ऑल्सो इट विल नॉट अमाउंट टू रॉयल्टी। Let us look at an example to clear this point even a little bit further. EFCO was the owner of satellites which were placed in geostationary orbit. It entered into a transponder leasing agreement with TV channels, ICO in this case. ICO is the company owning TV channels, who decided to utilize the transponder capacity available on its satellite to relay their signal. The transponder through which the uplink and the downlink takes place in desired area is a process. अब जब ट्रांसपॉन्डर को पेमेंट करी या हमने अपलिंक किया, उसने एक प्रोसेस अप्लाई किया और फिर इसको डाउनलिंक कर दिया। पिछले वाले एग्जांपल में हमारा क्या था, वो थोड़ा डिफरेंट था। वहाँ यूज़ ऑफ अ प्रॉपर्टी यानी यूज़ ऑफ ट्रांसपॉन्डर के ऊपर ज़्यादा इशू था। यहाँ पे इस प्रोसेस के लिए अगर आप पे कर रहे हैं तब whether it will amount to royalty or not is the issue. The answer is the consideration paid by TV channels is for the purpose of using a process. Definition of royalty under the Act does not require that the process should be secret. Thus, the consideration paid to the satellite owner for using the process of uplinking and downlinking will be deemed as royalty under the Income Tax Act. बट आपको DTAA की डेफिनेशन कंसिडर करनी पड़ेगी। अगर उस डेफिनेशन में ये रॉयल्टी अमाउंट नहीं होता है तब टैक्सेबल नहीं होगा। अगर होता है तो जो इंडियन पेयर है आईको, उसको विदहोल्डिंग टैक्स करना पड़ेगा, इसमें TDS विदहोल्ड करना पड़ेगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। बिफोर वी गेट इनटू द लीगल पार्ट, लेट मी एक्सप्लेन टू यू वन थिंग। इंडिया से सबसे ज़्यादा पेमेंट अगर किसी चीज़ की होती है जिस पे आप मोस्टली अपना ये एग्जामिन करेंगे कि उस पर टैक्सेबिलिटी है या नहीं, या फिर उस पर टैक्स विदहोल्डिंग कितना होगा, वो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज होती है। क्यों? क्योंकि फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज में आपकी मैनेजरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज जो हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, सिंस इंडिया इज अ कंट्री विच इम्पोर्ट्स एडवांस टेक्नोलॉजी फ्रॉम मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज, द पेमेंट इज मोर फ्रॉम इंडिया टू दीज कंट्रीज देन द अदर वे अराउंड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वन, when would fee for technical services be deemed to accrue or arise in India? Second, what exactly is fee for technical services? And third, what are the exclusions from fee for technical services? Let us start with the first one. When would fee for technical services be deemed to accrue or arise in India? Just like in the case of royalty and interest, the payer in this case can fall into three categories. First is a resident. So when a resident makes the payment for fee for technical services, it will always be deemed to accrue or rise in India, except when the FTS is payable for business or profession outside India. अगर इस रेजिडेंट का कोई बिजनेस इंडिया के बाहर है, उस बिजनेस के रिलेशन में किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट से कुछ सर्विसेज लेता है, वो डीम टू अक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया होंगे। एक्सेप्शन टू, FTS इज पेएबल टू अर्न इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। आप इंडिया के बाहर कुछ इनकम करना चाहते हैं
उसके लिए फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट अगर पेयर है, इट विल ऑलवेज बी डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया। अगर एक नॉन रेजिडेंट पेयर है, देन अगेन it will be deemed to accrue or rise in India only if it is payable for a business or profession in India. Second, it is payable to earn income from any source in India. सिर्फ इन दो conditions में it will be deemed to accrue or rise in India only if payable for a business or profession in India or payable to earn income from any source in India. Otherwise, it will be always deemed to accrue or arise outside India.